देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की। पाकिस्तान से मोहब्बत वाली उड़ान की हिंदुस्तान में लैंडिंग करने वाली सीमा हैदर अब जिन्ना लैंड के कट्टरपंथियों के निशाने पर है। एक और सीमा हैदर भारत सरकार से उसे वापस पाकिस्तान ना भेजने की अपील कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमात सीमा हैदर की वापसी की रट लगा रही है और साथ में मौत का फरमान सुना रही है। क्या है पूरी कहानी, आपको इस रिपोर्ट में बताएं। मैं तो जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझे वजह सबको पता है, आप धमकियां सुन चुके होंगे। मेरा वहाँ फ्यूचर नहीं है, तब मौत है बस। सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी, मार्शल लॉ जरूर लगवाएगी। पाकिस्तानी सीमा हैदर की हिंदुस्तानी सचिन से मोहब्बत का पन्ना जिस दिन से खुला है, सरहद पार जिन्ना लैंड में कट्टरपंथ का तूफान तभी से परवान पर है। हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए है। ठीक है, यानी कि सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शोहर ने तलाक दे दी है, मैंने खुला ले लिया है। मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल कत्ल है और उसे हमने कत्ल नहीं करना। कट्टरपंथ के मुहाफिजों को नया मसाला मिल गया है। सोशल मीडिया से लेकर गली और बाजारों तक सीमा हैदर का नाम चर्चा में है। कट्टरपंथ के लिबास में जहालत आसमान पकड़ रही है। सुनने में आया है कि वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। पाकिस्तानी तो वो, उसको अगर पाकिस्तानी होती तो उसको हिंदी बोलने में इतना आसानी कैसे पैदा हो जाती। वो तो हिंदी फर बोल रही है, वो तो हिंद को है। असल में सीमा जो है ना, सीमा बहुत चालाक लड़की है, बहुत चालाक लड़की है और बहुत सारे मुल्कों के इसके पास पासपोर्ट भी हैं और वो जो है ना पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसी बेगरत लड़कियां बहुत आती हैं और जाती हैं। मैं कौम को ये मशवरा दे रहा हूँ और अपने जो माए बहनें इज्जत से महफूज अपने कोने में सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी काट रही हैं, उनकी फिक्र करें। सीमा जैसी बेगरत औरतें बहुत हैं। सलामे इश्क मेरी जान जरा के भूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा के भूल कर लो, मेरा दिल धड़के मेरा दिल धड़के। आखिरत में क्या है, सीमा जन्नत में जाएगी, दोज़ख में जाएगी? दोज़ख का काम कर रहा है, दोज़ख में जाएगी। पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी मुहाल है, लेकिन कट्टरपंथी सीमा हैदर को वापस लाने की रट लगाए बैठे हैं। सवाल है, कट्टरपंथी सीमा हैदर को वापस क्यों लाना चाहते हैं? सीमा हैदर वापस गई तो क्या होगा? क्या सीमा हैदर के चलते पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा? इन सवालों का जवाब पाकिस्तान की हर गली नुक्कड़ पर हो रही चर्चा में सीमा के लिए इस्तेमाल हो रहे शब्दों में छिपा है। इंडिया के लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इंडिया जाना मुझे बहुत शौक है और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में चले। ये पाकिस्तान की वो तस्वीर है जो गुर्बत में डूबे एक देश को लेकर नए सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि फटेहाल पाकिस्तान के नागरिक सीमा हैदर को लेकर जहर उगल रहे हैं तो कट्टरपंथी संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम मर्द से निकाह कर रही है, हालांकि कुरान के साफ अल्फाज हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकाती वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना। मुशरिक मर्द से औरत निकाह, मुसलमान औरत निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान कबूल नहीं कर लेता, इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। मर्द को इजाजत है कि ईसाई या यहूदी औरत से निकाह कर सकता है चंद शर्तों के साथ। वैसे तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन आलम यह है कि कराची की पहचान इन दिनों सीमा हैदर से होने लगी है। कराची की गंदगी से अटी पड़ी ये वो संकरी सी गली है जहां सीमा हैदर हिंदुस्तान आने से पहले रहती थी।
इस मकान के मालिक मंजूर हुसैन का कहना है कि हिंदुस्तान में बोला गया सीमा हैदर का हर एक लफ्ज झूठा है। मजलिस करती थी, रमजान महीने में कभी कभी रोजे भी रखती थी, नमाज पढ़ती थी। ये झूठ बोल रही है तो हमारे को सलमान भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। यानी सीमा हैदर का हिंदुस्तान आना पाकिस्तानियों के गले नहीं उतर रहा। वो किसी भी हालत में सीमा हैदर की वापसी चाहते हैं। आलम यह है कि हिंदुस्तान में जैसे जैसे सीमा हैदर का एक एक दिन गुजर रहा है, पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, जो एक बार फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ की ओर इशारा कर रही है। तो सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का गुस्सा परवान पर है, तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बिगड़ते हालात मार्शल लॉ का अलार्म बजा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी तो क्या मार्शल लॉ लगवाएगी? ये सवाल क्यों उठ रहा है आपको बताएंगे। इससे आपके लिए समझना जरूरी है कि सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर क्या असर हुआ है। वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी खेल खेल के सारा आजादी आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी। तुम हमें नहीं चाहिए, तुम जाके दफा हो जाओ। तुम जाके तुमने मजहब चेंज कर दिया, अपना दीन छोड़ दिया है, तुम हर चीज से गए हो। ऐसी बेगरत लड़कियां बहुत आती हैं और जाती हैं। मैं कौम को ये मशवरा दे रहा हूँ, और अपने जो माए बहनें इज्जत से महफूज अपने कोने में सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी काट रही हैं, उनकी फिक्र करें। सीमा जैसी बेगरत औरतें बहुत हैं। जो उन्होंने गलत काम किए हैं, जैसे इस्लाम को छोड़ के गई हैं, अपने शोर को छोड़ के गई हैं, अपने मुल्क को छोड़ के गई हैं, तो वो वापस आके सब कबूल कर रहे हैं और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक और जहालत की दलील है। कट्टरपंथ को छिपाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान की असलियत बेपर्दा है, तो दूसरी ओर एक ऐसी तस्वीर है जो जिन्ना लैंड में रह रहे हिंदुओं के लिए दहशत की वजह बन गई है। सीमा हैदर की पबजी वाली मोहब्बत वहां रह रहे हिंदुओं के लिए नई मुसीबत लेकर आई है। वो रानोशार जिससे सिंध की पुलिस कांपती है और जो पाकिस्तानी सीमा हैदर के हिंदुस्तानी सचिन से मोहब्बत के बहाने आतंक का नया चेहरा बन गया है। हमारा अपील है, जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतो तेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ उसका सरेआम भरेगा। बताया जा रहा है कि सिंध के नदी क्षेत्र में रानोशार की तूती बोलती है। यहाँ तक कि मंदिर पर हमले के बाद पाकिस्तान के सिंध सूबे की सरकार रानोशार के आगे नतमस्तक है। स्थानीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सिंध के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जियान चंद एस सरानी ने डाकुओं से हिंदुओं पर हमला न करने की अपील की है, जो कि हैरान करने वाला है। रानोशार के आगे सिंध की सरकार नतमस्तक क्यों है, इन तस्वीरों से समझिए। डकैतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची सिंध पुलिस के जवान टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में सवार हैं, जो इस बात की गवाही है कि सिंध के बड़े हिस्से पर सरकार की नहीं बल्कि डकैतों की हुकूमत चलती है। ये खतरनाक इलाका है, वहाँ पे हमें देखना होगा कि हमें नीचे जाने की परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती। ये तमाम वो गांव हैं जो कि अगर आपको देखें तो ये वो सारे उस तरह के गांव हैं जो बहुत दूर दूर एक आध दो घर बने हुए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आबादी नहीं है। कथित रूप से इश्क में दीवानी सीमा हैदर की मोहब्बत वाली कहानी पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए आफत लेकर आई है, क्योंकि जिस दिन से सीमा हैदर ने हिंदुस्तान में कदम रखा है, पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमलों की संख्या बढ़ गई है। खबर है कि सिंध में हिंदू कारोबारी के 3 बेटियों का अपहरण कर लिया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम के साथ विवाह करवाया गया। इससे पहले 14 जुलाई को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए एक मंदिर को तोड़ दिया गया। यह मंदिर कराची की सोल्जर बाजार में मौजूद था। मंदिर टूटने के बाद हिंदू समुदाय लामबंद है।
हर हाल में हर हर हाल में हमारी मंदिर हमें चाहिए। जबरदस्त। हम माँ को बेचेंगे नहीं। सेव मंदिर, सेव मंदिर, सेव पाकिस्तान। वो हमें ये धमकी देती है कि आप हटोगे नहीं तो हम मंदिर को सील कर देंगे। और हमारी औरतें बेचारी अब रो रही हैं, बैठी हुई हैं, पूजा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तानी सीमा हैदर की पबजी वाली मोहब्बत न सिर्फ दो देशों के दरमियान तपिश पैदा कर रही है, बल्कि गुर्बत से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नई चुनौती खड़ी कर रही है। यही वो तस्वीर है जो पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ के हालात बना रही है। बताएंगे किस तरह पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो अब देखिए, पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि वहां की शहबाज शरीफ सरकार को मुहर्रम के महीने में सांप्रदायिक हिंसा का डर सताने लगा है। यही वजह है कि अब शहबाज सरकार ने आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करके कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी है। शहबाज सरकार के इस कदम के पीछे तर्क ये भी दिखाया जा रहा है कि दरअसल सेना ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ की तैयारी शुरू कर दी है। जिन्नालैंड की आर्थिक हालत खराब है। खैबर से सिंध तक कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आतंक की शक्ल में कट्टरपंथ का जहर पाकिस्तान की जड़ों को हिला रहा है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मार्शल लॉ का डर सता रहा है। Situation right now where we now have, the worst type of martial law. I mean, it's an undeclared martial law right now. Basically, there is no democracy left in Pakistan. इमरान खान को मार्शल लॉ का डर यूं ही नहीं सता रहा, बल्कि सीमा हैदर से लेकर बिगड़ती कानून व्यवस्था तक और मुहर्रम में सांप्रदायिक हिंसा रोकने जैसे मुद्दों को आधार बनाकर पाकिस्तान में आर्टिकल 245 लागू कर दिया गया है। आर्टिकल 245 के तहत पूरे पाकिस्तान में सेना की टुकड़ी तैनात की गई है। खास बात यह है कि फैसला पाकिस्तान की शहबाज सरकार की ओर से लिया गया है। लेकिन यहाँ एक तथ्य ये भी है कि पाकिस्तान में सरकार से ज्यादा सेना की चलती है। तो क्या मुहर्रम के बहाने पाकिस्तान में सेना ने मार्शल लॉ लगाने के संकेत दिए? पाकिस्तान में आर्टिकल 245 के तहत सेना की तैनाती के बाद ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है। पहले समझिए कि आर्टिकल 245 है क्या। आर्टिकल 245 पाकिस्तान के संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। आर्टिकल 245 के तहत संघीय सरकार सेना को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप सकती है। लेकिन सवाल है कि आखिर पाकिस्तान सरकार को आर्टिकल 245 लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पहले की अपेक्षा आतंकी संगठनों की ओर से हो रहे हमलों की संख्या भी बढ़ गई है। आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। यहाँ तक कि सीमा हैदर को लेकर कट्टरपंथी एक्टिव हो चुके हैं। सीधे लफ्जों में कहें तो बीते महीने में पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़े हैं। एक और इमरान खान की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई से राजनीतिक टकराव बढ़ा है, तो दूसरी ओर आतंकी घटनाएं पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ा रही। आंकड़े बताते हैं कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाला, अब वो पाकिस्तान की ही नींव हिलाने लगे हैं। जनवरी 2023 से जून 2023 तक 271 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में 389 लोगों की मौत हुई है। साफ है कि पाकिस्तान में कानून व्यवस्था आतंकी घटनाओं पर नकेल कसना वहां की सरकार के बस के बाहर हो गया है। ऐसे में सरकार ने सेना को कमान सौंप दी है, या फिर यूं कहें कि सेना ने सरकार पर दबाव डालकर ऐसा करने को उसे मजबूर कर दिया, ताकि सेना पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत कर मार्शल लॉ का रास्ता साफ कर सके। देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर है वो बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर हुई यमुना सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.75 हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर से जो खतरा है वो मंडराने लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में फिर बढ़ा है यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर हुई यमुना सुबह 6 बजे जो यमुना का जलस्तर है वो 205.75 हुआ है और दिल्ली में फिर से एक बार जो खतरा है वो मंडराने लगा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं,
दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। सुबह 6 बजे की अगर आपको अपडेट दे तो 205.75 बढ़ चुका है। ये खतरा फिर से एक बार दिल्ली पर मंडराने लगा है। आपको बता दें, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद से ये जो लगातार स्केल है वो बढ़ गया है। और इस वक्त की ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.75 हो गया है और एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर हो गई है यमुना नदी। बड़ी खबर, तो ये बड़ी खबर आपको दे रही है। दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा है यमुना का जलस्तर, खतरे के निशान को से ऊपर हो चुका है यमुना। सुबह 6 बजे की बात करें 205.75 हो गया है, जो कि दिल्ली के लिए फिर से खतरा बढ़ गया। और दिल्ली से हमारे साथ मदिहा खान जुड़ गई है, सीधा उनके पास आपको ले चलेंगे। मदिहा, सबसे पहले अपडेट क्या है, क्योंकि फिर से ये खबर सामने आ गई कि सुबह 6 बजे के हिसाब से जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ गया है। अब बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि यमुना का जलस्तर अपने खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है और ये महज 3 घंटे के अंदर हुआ है। सुबह 4 बजे ये 205.36 पहुंचा और उसके बाद जो था वो लगातार बढ़ता गया और 6 बजे का अपडेट ये है कि 205.75 ये पहुंच गया है। तो बहुत तेजी से जो पानी है यमुना का वो बढ़ा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पहले 3 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो छोड़ा जाता था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यमुना और आसपास के इलाकों में तबाही सी मच गई थी, बाढ़ के हालात बन गए थे, उसके बाद से पानी थोड़ा सा कम किया गया था। लेकिन अभी भी हम बीते 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि यमुना कई बार डेंजर लेवल के नीचे आई है तो कई बार डेंजर लेवल के ऊपर पहुंची है। और इस वक्त जहां मौजूद है यमुना का किनारा है, लोहा पुल के पास हम लोग मौजूद है। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन जरा तस्वीरें भी दिखा दें यमुना की कि कितने तेज बहाव इस वक्त यमुना किनारे पर खड़े होकर हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वही चीजें जो है इस वक्त कैमरे की नजर से दिखाएंगे कि बीच में जो बहाव है इस वक्त यमुना नदी का वो काफी ज्यादा है। लगातार खतरे के निशान से ऊपर थी यमुना 1 हफ्ते पहले, उसके बाद गनीमत ये हुई कि कुछ नीचे आया ये जलस्तर जो था, लेकिन उसके बाद फिर एक बार यमुना का जो जलस्तर है वो फिर वापस से बढ़ गया है, जो कि खतरा है खासतौर से उन लोगों के लिए जो यमुना किनारे रहते हैं, यानी कि उन निचले इलाकों में, खासतौर से यमुना खादर का जो इलाका है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। और हमने खुद वो तस्वीरें देखी जब लोगों को इतने यानी कि गर्दन तक पानी में अपना घर छोड़कर सिर्फ ज़रूरी सामान लेकर, जो तन पर कपड़े थे सिर्फ वो पहने हुए थे और वही लेकर लोगों को बाहर जाना पड़ा, सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ी। इसीलिए तबाही बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, लोगों के घर में काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों के सामान का नुकसान हुआ। तो ये यमुना का जलस्तर बढ़ना वाकई ही परेशानी वाली बात है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने परेशानी पिछले 1 हफ्ते पहले काफ़ी ज़्यादा देखी है। और दिल्ली का तो हाल ये हो गया था कि चाहे रिंग रोड हो या फिर बड़े बड़े दिल्ली के हाईवेज हो, सब जगह पानी ही पानी आ गया था। पॉश इलाके हो, सब जगह पानी भर गया था। सिविल लाइंस का इलाका हो, कश्मीरी गेट के आसपास का इलाका हो, तो काफ़ी कुछ दिल्ली ने बाढ़ का पानी आ जाने से देख लिया है। यमुना का जलस्तर अब जब भी बढ़ता है तो दिल्ली वालों की जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सिर्फ महज जलस्तर बढ़ना नहीं है, तस्वीरें और किस तरह से अभी भी दिल्ली पर ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर वो खतरे के निशान को पार गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी का। देखिए, देश के लगभग आधा हिस्से पर इस समय मानसून बहुत भारी गुजर रहा है। बारिश के प्रकोप की बहुत डरावनी तस्वीरें सामने आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसा जल तांडव मचा है कि मानो शहरों के भीतर दरिया उफन रहा हो। उसमें न सिर्फ गाड़ियां और जानवर बहते हुए दिखे, बल्कि इंसान भी बहने लगे हैं। आपको दिखाते हैं पानी के प्रकोप की वो हैरान करने वाली तस्वीर।
तेज उफान के आदमी गाड़ी समेत बहने लगा। ऐसा प्रचंड सैलाब कि दोपहिया वाहन बहने लगे। इतना डरावना वेग, इंसान भी बहने लगे। इतना खतरनाक उफान है कि बस के मुसाफिरों की जान आफत में पड़ गई। इतना भीषण जल भराव कि सड़क पर ही गाड़ियों की जल समाधि हो गई। कुदरत का ऐसा प्रचंड प्रकोप कि कई इलाकों का नक्शा ही बदल गया। इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर के शहर डूबते नजर आए। कहीं तेज बारिश हुई, कहीं बाढ़ आई, कहीं बादल फटा, कहीं लैंडस्लाइड हुई। मॉनसून ने इस कदर कहर बरपाया है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक हर जगह हाहाकार है। बहती हुई कार और उसके साथ बहता हुआ आदमी, ये डरावनी तस्वीर है गुजरात के जूनागढ़ की। जहां इतना पानी बरसा कि तेज बहाव में गाड़ी समेत एक शख्स बहने लगा। इतना डरावना मंजर कि वहां चीख पुकार मच गई। जूनागढ़ शहर बारिश का इतना भयानक प्रकोप झेल रहा है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ी पानी में बहने लगी। जूनागढ़ में आलम यह है कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वहां कारें बह रही हैं। इस प्रचंड बारिश के आगे न कारें टिक पाईं, न इंसान टिक पाए, तो भला जानवरों की क्या बिसात। ये भीषण बारिश जानवरों को भी बहा ले गई। पूरा जूनागढ़ शहर इस समय उफंता दरिया नजर आ रहा है, जहां लोग मुसीबत में घिर गए हैं। आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं। पानी का बहाव देखिए कि किस कदर पानी जब शहर में घुसा तो उसके बाद ये कितनी स्पीड से पानी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। आगे कई सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है, इतना तेज कि किसी भी गाड़ी को, किसी को भी ये अपने साथ बहा कर ले जा। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सुरक्षित जगहों की तरफ निकल रहे हैं। जो उधर सिटी की तरफ फंसे हुए थे वो बाहर की तरफ आ रहे हैं कि कितना पानी का बहाव था कि वो छत के ऊपर से जब पानी गुजरा तो पूरी छत रह गई है। कई सारे मकान आपको इस वक्त पानी में डूबे नजर आएंगे। इस मानसून ने ऐसा कहर बरपाया है कि रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। जोधपुर में मूसलाधार बारिश ने ऐसा उत्पात मचाया कि गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल तक सब बहने लगे। बाढ़ का प्रवाह इतना तेज था कि दोपहिया गाड़ियों के साथ साथ इंसान भी बहने लगे। लोग उस बहते हुए शख्स को बेबसी से देखते रहे। जोधपुर में लगातार 2 घंटे तक हुई बारिश ने कैसी दहशत पैदा कर दी, उसकी ये तस्वीर देखिए। स्कूटी पर सवार ये 2 लोग एक गली में उफनते सैलाब के बीच फंस गए। इतने में पीछे से तेज रफ्तार बाढ़ में एक स्कूटी बहकर आई और इनको टक्कर मार गई। दोनों स्कूटी सवार लड़खड़ा कर पानी में गिर पड़े और उनकी जान आफत में पड़ गई। वो तो गनीमत रही कि बहती हुई महिला को स्कूटी सवार शख्स ने किसी तरह बाढ़ से खींचकर बचा लिया। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में बारिश ने हाहाकार मचा दिया। यहाँ सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, गाड़ियां सैलाब में डूब गईं। भिवंडी के भाजी मार्केट इलाके में तो 4 से 5 फीट पानी भर गया। इससे हुआ ये कि तकरीबन 150 से 200 दुकानों में पानी घुस गया। दुकानदारों की सब्जियां बहने लगी। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी और जिसके बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। हम आपको बता दें कि ये पूरी दुकानें जो है यहाँ की पानी में डूबी हुई है। 3 से 4 फुट इस इलाके में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। कई भाजी विक्रेताओं की दुकानें थी और वो सारी की सारी पानी में डूबी हुई है। कई लोग अपनी भाजी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी तो दुकान में गया और बहुत नुकसान भी आता है। सामान उठाते उठाते भी भय आता है कितना, हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। बचाने की बहुत कोशिश किया लेकिन बच नहीं रहा है। हमारा माल बल्टी हो गया, 5-6 हज़ार रुपया माल बल्टी हो गया, बह गया समझ जाओ।
सिर्फ भिवंडी ही नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। नांदेड़ के बिलौली इलाके में तो सैलाब ने स्कूली बच्चों और दूसरे लोगों की जान सांसत में डाल दी। सड़क के ऊपर बाढ़ का पानी उफनने लगा तो लोगों ने जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग लड़खड़ाने लगे। फिर जेसीबी मशीन बुलाई गई और उसमें बिठाकर लोगों को उफनता सैलाब पार करवाया गया। यूपी के बिजनौर में तो रोडवेज की बस पर सवार 40 लोगों की जान पर बनाई। बहराइच से हरिद्वार जा रही एक बस बिजनौर में पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस मझधार में ऐसी फंसी कि यात्रियों में त्राहिमाम मच गया। फिर आनन फानन में क्रेन बुलाई गई, जेसीबी मशीनें मंगाई गई। तब जेसीबी मशीन के जरिए बस में फंसे यात्रियों को एक एक कर बाहर निकाला गया। आसमानी आफत गुजरात के नवसारी में भी कम नहीं बरसी है। ये एक तस्वीर इस संकट को बताने के लिए काफी है। इतना पानी भरा कि गैस गोदाम में रखे गैस सिलेंडर गेट तोड़कर बहने लगे। नवसारी की सड़कों पर कमर भर तक पानी भरा है। लोग पानी से भरे रास्तों के बीच से गुजरकर अपनी मंजिल को निकल रहे हैं। मैदानों में अलग मुसीबत तो पहाड़ों में अलग मुसीबत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि पुरोला इलाके का ये हाल हो गया। कुदरत का ऐसा क्रोध दिखा कि कई मकान और दुकानें तबाह हो गए। लोगों के घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। मलबे के साथ आए बड़े बड़े बोल्डर शटर तोड़ते हुए दुकानों में घुस गए। तबाही ऐसी कि मलबे में गाड़ियां दब गईं, मोटरसाइकिलें दब गईं। इस आपदा से भारी नुकसान हुआ है। रात के 12 बजे के बाद से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो 2 या 2:15 के आसपास के समय पे ये बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर मैंने अपने कोवर्कर जो विशाल है, मेरे साथ काम करता है, उसको मैंने आवाज़ दी। फिर रात को कॉल करके उसे जैसे ही उठाया तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश से पत्थर आ रहे थे। फिर हम जैसे यहाँ से रूम से बाहर निकले, हमें 2 मिनट का समय मिला कि अकस्मात ही ये सारे चीज़ें गायब हो गई हैं। नुकसान है हमारे 3 तो प्रॉपर कॉटेज गए हैं और 4 हमारे टेंट्स और 2 कार और 1 स्कूटी हमारी। संकट इतना बड़ा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी। नेशनल हाईवे बंद हो गया, पूरा इलाका मलबे से अटा पड़ा है। ये बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर है जो भारी बारिश के बाद आए मलबे से बंद हो गया। आलम यह था कि लोगों की गाड़ियां फंस गई। लोग धक्का देकर गाड़ी निकालने की जद्दोजहद में जुटे रहे। भारी बारिश ने शिमला जिले के रोहड़ू इलाके का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। बीती रात लैला खड्ड में इतना भीषण सैलाब आया कि सब कुछ तहस नहस कर गया। 3 लोग मलबे में दब गए, जबकि कई गाड़ियों को भी मलबे ने भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन संकट अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 3 दिन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश ने शिमला जिले के कोटखाई इलाके में भी दहशत फैला दी। यहाँ सुबह सुबह एक बिल्डिंग गिर गई, जबकि 2 इमारतें गिरने की कगार पर है। सड़क इस कदर धंस गई है मानो भूकंप से दरक गई है। लेह में भी कल रात बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ। कई गाड़ियां, मकान और दुकान सैलाब की चपेट में आ गए। पहाड़ों में बादल फटने के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा में आफत टूट पड़ी। अचानक तेज सैलाब आया और लोग फंस गए। इसके बाद उफनते पानी में घिरे लोगों को रस्सी की मदद से निकाला गया। आफत तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी आई है, वो भी पिछले 8 दिन से। ये ड्रोन तस्वीरें इसकी गवाह हैं। चप्पलों के लिए मशहूर ये शहर इस समय पानी से लबालब है। भारी बारिश के प्रकोप से इंसान तो इंसान, भगवान का दर तक नहीं बच पाया। ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं जो बारिश के पानी से लबालब हो गया। जहां नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी है। अमृतसर का हाल देखिए, यहाँ इतनी बारिश हुई कि सड़कें समंदर बन गई। दरबार साहिब को जाने वाला रास्ता भी पानी पानी हो गया। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश हो रही है। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है और लगातार भर रहा है। मकानों और दुकानों में पानी घुसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह रोड पर बुरी तरह ये पानी भरा हुआ है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से स्ट्रगल कर रही है रोड को पार करने के लिए या रोड पे चलने के लिए। तो गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश हो रही है, लगातार पानी भर रहा है रिहायशी इलाकों में और मकानों और दुकानों में पानी घुस चुका है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।